everyone, welcome back to my channel Literature Library. I am Akanksha and today we'll be studying at the high school by M.K. गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सबको पता होगा कि उन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है और उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है अगर एक इंसान अपने लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एंड इफ़ यू नो द डेफिनेशन ऑफ बायोग्राफी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इस स्टोरी को महात्मा गांधी ने खुद लिखा था और इस स्टोरी में उन्होंने अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताया है। स्टोरी में हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी ने हमारे साथ अपने स्कूल लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स शेयर किए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने अपने द्वारा की गई कुछ गलतियों के बारे में भी हमें बताया है, जिनको करके उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ बाद में। और वो ये चाहते थे कि उनकी गलतियों से हमें कुछ सीख मिले ताकि हम भी वो गलती हमारे लाइफ में ना करें। इस टॉपिक को उनके बहुत ही ज़्यादा फेमस एक ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, उससे लिया गया है और ये उसका चैप्टर 5 है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ फूल एट द हाई स्कूल। महात्मा गांधी यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे स्कूल में एक फूल की तरह कंसिडर नहीं किया जाता था, मतलब स्कूल में मुझे बुद्धू नहीं मानते थे। आई ऑलवेज एन्जॉय द अफेक्शन ऑफ माई टीचर्स, और स्कूल के सारे टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज्ड टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एवरी ईयर। तो हर साल पेरेंट्स के पास 2 सर्टिफिकेट्स जाते थे, एक था कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा था सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट या फिर मार्कशीट भी बोलते हैं। आई नेवर हैड अ बैड सर्टिफिकेट, और गांधी जी के पास कोई भी खराब सर्टिफिकेट नहीं था। इन फैक्ट आई इवन ओन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड। वो जब सेकेंड स्टैंडर्ड पास कर गए उनको प्राइजेस भी मिले थे। इन द 5th and 6th आई ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप्स ऑफ ₹4 and 10 रेस्पेक्टिवली। क्लास 5 और 6 में उनको स्कॉलरशिप्स भी मिले थे। 5th क्लास में उनको ₹4 मिले थे और 6th क्लास में उनको ₹10 मिले थे। एन अचीवमेंट फॉर विच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर देन माई मेरिट। वो जो भी प्राइजेस या फिर स्कॉलरशिप्स अचीव करते थे उनके लिए वो अपने लक को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें ये लगता था सब जो प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स उन्हें मिलते थे वो सब उनके मेरिट्स की वजह से उन्हें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि लक की वजह से मिलते थे। My own recollection is that I did not have any high regard for my ability. उन्हें ये चीज़ याद है कि वो खुद भी अपनी एबिलिटी को ज़्यादा नहीं मानते थे, मतलब उन्हें खुद भी कहीं ना कहीं पता था कि वो जो स्कॉलरशिप्स या फिर प्राइजेस रिसीव कर रहे हैं उसके लिए वो खुद कैपेबल नहीं है। उनको ये सब लक की वजह से मिलते थे और दैट इज़ वाई आई यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। और उसी रीज़न के वजह से जब भी उनको प्राइजेस या फिर स्कॉलरशिप्स मिलते थे वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाते थे। एस्टोनिस्ट का मतलब है आश्चर्य होना। बट आई वेरी जेलसली गार्डेड माई कैरेक्टर। इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो अपने कैरेक्टर को लेके बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थे। जेलसली का मतलब है बीइंग अफ्रेड ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव, मतलब अगर आपके पास कुछ है उसको खोने का डर जो होता है उसे बोलते हैं जेलसली। द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माई आईज। ब्लेमिश का मतलब है कलंक, मतलब उनके कैरेक्टर पे अगर कोई भी थोड़ा सा सवाल उठाए तो वो उनके आंखों में आंसू ला देता था। When I merited or seemed to the teachers to merit a rebuke, it was unbearable for me. और उनके टीचर्स अगर उन्हें कुछ बोल दे तो वो उनके लिए अनबेरेबल था, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे। I remember having once received corporal punishment. मतलब उन्हें ये याद है कि एक बार उनको फिजिकल पनिशमेंट मिला था। यहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है फिजिकली किसी को बीट करना या फिर पनिशमेंट कुछ देना। I did not so much mind the punishment as a fact that it was considered my desert. तो उनको वो ज़्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलती की है, इसीलिए उनको पनिशमेंट मिला है। आई वेप्ट पिटियसली, बट स्टिल वो बहुत बुरी तरीके से रोए थे उस दिन। दैट वॉज वेन आई वॉज इन द 1st और 2nd स्टैंडर्ड। वो बोलते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं 1st या 2nd स्टैंडर्ड में था।
There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. पहले वो बोलते हैं कि उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट मिला था जब वो पहली या दूसरी कक्षा में थे। फिर वो बोलते हैं जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे उनके साथ और एक इंसिडेंट हुआ था। तो चलिए जानते हैं क्या इंसिडेंट हुआ था उनके साथ। दोराबजी इदुलजी जिमी वॉज द हेडमास्टर देन। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, उनके हेडमास्टर का नाम था दोराबजी इदुलजी जिमी। उनके टाइम पे उनके हेडमास्टर ये थे दोराबजी इदुलजी जिमी। ही वॉज पॉपुलर अमॉन्ग द बॉयज़ एज ही वॉज अ डिसिप्लिनरियन। तो हम लोग डिसिप्लिनरियन किसको बोलते हैं? जो इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और दूसरों को भी डिसिप्लिन में रहने की शिक्षा देते हैं, उनको बोलते हैं डिसिप्लिनरियन। अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर। वो बहुत स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। ही मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज़ ऑफ अपर स्टैंडर्ड। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को बॉयज़ के लिए, अपर स्टैंडर्ड बॉयज़ के लिए कंपलसरी कर दिया था। मतलब जो भी बड़े क्लास के बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपलसरी बना दिया था। कंपलसरी बनाना मतलब चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको जिम्नास्टिक और क्रिकेट क्लास में रहना ही रहना है। आई डिसलाइक्ड बोथ। यहाँ पे महात्मा गांधी बोलते हैं कि उनको ये दोनों चीज़ ही पसंद नहीं थे, ना ही उनको जिम्नास्टिक पसंद था, ना ही उनको क्रिकेट पसंद था। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, क्रिकेट और फुटबॉल। तो उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो एक्सरसाइज करते हैं, ना ही वो क्रिकेट खेलते थे, ना ही वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड थे। बिफोर दे वेर मेड कंपल्सरी, जब तक कि इन चीज़ों को कंपल्सरी ना बना दिया गया हो तब तक वो इन तीनों में से कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। और इसका रीज़न क्या था? यहाँ पे वो बोलते हैं माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस एलुफनेस विच आई नाउ सी रॉन्ग। जैसा कि मैंने बोला कि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते थे, इसका रीज़न क्या था? शाइनेस। वो बहुत ही ज़्यादा शाय थे, उनको शर्म आती थी बाहर खेलने में और फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में, इसीलिए इन सब चीज़ों से वो दूर रहते थे। I had then the false notion that gymnastic had nothing to do with education. तो उनके मन में और एक गलत विचार ये भी था कि एजुकेशन के साथ जिम्नास्टिक का कोई भी लेना देना नहीं है। Today I know that physical training should have much place in the curriculum as mental training. तो उन्हें आज ये लगता है, जब वो बड़े हो गए हैं, उन्हें आज ये लगता है कि जितना हम मेंटल ट्रेनिंग मतलब स्टडीज़ को जितना ध्यान देते हैं, जितना फोर्स करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उतना ध्यान हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी देना चाहिए। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर। तो ये सब चीज़ों को डिसलाइक करने के लिए उनके पास एक थर्ड रीज़न भी था, जो कि था वो चाहते थे कि अपने पापा की सेवा करना। एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम। जब भी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी वो जल्दी जल्दी घर पे जाके अपने पापा की सेवा करना स्टार्ट कर देते थे। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ हिज सर्विस। तो जो एक्सरसाइज को कंपल्सरी कर दिया गया, ये सीधे उनके रास्ते में एक बाधा बन के खड़ा हो गया। जैसा कि मैंने बोला आपको कि स्कूल ख़त्म होने के बाद वो घर पे जाके अपने पापा की सेवा करते थे, तो एक्सरसाइज को कंपल्सरी कर देने के बाद उनको ये चीज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। I requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father. तो उन्होंने उनके हेडमास्टर जो थे मिस्टर दोराबजी इदुलजी जिमी, उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि उनको इस क्लास से छुट्टी दिया जाए ताकि वो जाके अपने पापा की सेवा कर सकें। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे, एक बार की बात है, एक सैटरडे था उस दिन, व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग। सैटरडे को जैसा कि सुबह मॉर्निंग में क्लास रहता है, उसी तरह महात्मा गांधी का भी उस दिन मॉर्निंग में क्लास था। आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल टू जिम्नास्टिक एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। तो स्कूल से वापस जाने के बाद 4 बजे उनको फिर से स्कूल वापस जाना था जिम्नास्टिक क्लास के लिए। आई हैड नो वॉच, उनके पास तभी
वॉचेस नहीं थे। एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी, और इस रीज़न की वजह से उनको टाइम का पता नहीं चला। बिफोर आई रिच द स्कूल द बॉयज़ हैड ऑल लेफ्ट, और उनके स्कूल पहुंचने से पहले ही सारे बच्चे चले जा चुके थे। द नेक्स्ट डे मिस्टर जिमी एग्जामिनिंग द रोल फाउंड मी मार्क्ड एब्सेंट। उसके अगले दिन जब मिस्टर जिमी रोल नंबर्स चेक कर रहे थे तो उन्हें उस टाइम पता चला कि महात्मा गांधी एब्सेंट थे। बीइंग आस्क्ड फॉर द रीज़न ऑफ एब्सेंस आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उनके पूछने पर मैंने अपना एब्सेंस का रीज़न बताया उन्हें। ही रिफ्यूज टू बिलीव मी, ऑब्वियसली उन्होंने मना कर दिया कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। एंड ऑर्डर्ड मी टू पे फाइन ऑफ 1 और 2 अनास। उस टाइम के पैसे को अनास में काउंट किए जाते थे। तो मिस्टर जिमी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्हें फ़ाइन देने को बोला। कितना फ़ाइन? 1 और 2 अनास। आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, तो महात्मा गांधी को एक झूठा साबित कर दिया गया। दैट डीपली पेन्ड मी, और जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची इस बात से। हाउ वॉज आई टू प्रूव माई इनोसेंस, वो मन ही मन में ये सोचते थे कि मैं अपने इनोसेंस को कैसे प्रूव करूं। देयर वॉज नो वे, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। आई क्राइड इन डीप एंग्विश, तो उनको एक मेंटल ट्रॉमा पहुंचा था, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे थे। आई सो दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना दोस्तों। उसी दिन उनको ये बात समझ में आ गई कि एक इंसान बस सच बोले ये ही काफ़ी नहीं है, उसको हमेशा केयरफुल भी रहना चाहिए। महात्मा गांधी तो यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे थे, फिर भी क्योंकि वो केयरफुल नहीं थे इसीलिए उनको झूठा बोला गया और पनिशमेंट दी गई। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल। उनकी ये गलती उनके स्कूल टाइम की पहली और आखिरी गलती थी। आई हैड अ फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड। तो उनको ये क्लियरली तो याद नहीं है, पर एक हल्की सी याद है उनको कि वो फाइनली जो फाइन उन्होंने पे किया था उनको वो फाइनली वापस मिल गया था। द एग्जेम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज वॉज ऑफ कोर्स ऑफ्टेंड एज माई फादर रोट हिमसेल्फ टू द हेडमास्टर सेइंग दैट ही वॉन्टेड मी एट होम आफ्टर स्कूल। और उनके फादर के कहने पे उनको एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक क्लास से भी छुट्टी मिल गई। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। I'll be covering the rest parts in the next video. Until we meet next, stay tuned to Literature Library.